बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आर्बिट्रेज प्रोसेस तक पढ़ा था कि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, और हमने जो है एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच का डिफरेंसेस देखे थे, और हमने एम एंड एम अप्रोच देखी थी, और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था इंटरेक्टिव सेशन में। सो टुडे वी विल डिस्कस द मार्केट imperfections, and then we will discuss the corporate tax rate impact on the valuation of firm, and in the last we will discuss the financial signaling. So first we will discuss the market imperfections. In this session we will discuss four market imperfections: bankruptcy cost, agency cost, debt and the incentive to manage efficiently, and institutional restrictions. So one by one we will discuss all these market imperfections. So first we will discuss the bankruptcy cost. Bankruptcy cost. In the event of bankruptcy, security holders as a whole receive less than they would have in the absence of bankruptcy cost. If capital markets are less than perfect, however, there may be administrative costs and assets may have to be liquidated at less than their economic values. इसका मतलब ये है कि क्योंकि इससे पहले हमने ये ज्यूम किया था कि मार्केट जो है वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। अगर परफेक्ट कैपिटल मार्केट है तो फिर बैंक्रप्सी कॉस्ट जीरो है, यानी आपको कोई बैंक्रप्सी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, और जो एसेट्स हैं अगर आप उनको सेल करेंगे तो आप फेयर वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट लेस देन परफेक्ट है तो फिर आप जो है यू हैव टू पे बैंक्रप्सी कॉस्ट, जिसमें कि आपने लिक्विडेटर पॉइंट होता है, एक पूरा प्रोसीजर है इसमें, जिसमें लिक्विडेटर पॉइंट होता है और फिर उसको वो लिक्विडेट किया जाता है, और उन एसेट्स की जो है वो वैल्यू लगाई जाती है, उसकी वैल्यूएशन होती है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब एक कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसके एसेट्स जो हैं जब उनको सेल करते हैं तो हम फेयर वैल्यू अचीव नहीं कर सकते। सेकेंडली जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ती है, जैसे कि लीगल फ़ी है, इसमें अटॉर्नी फ़ी होती है, और इसमें जो है वो लिक्विडेटर फ़ी होती है। तो आप को उस जो एसेट्स बेचते हैं उसमें से अगर आप लेस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लेम्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी होल्डर्स में आपके शेयर होल्डर्स आते हैं, बॉन्ड होल्डर्स आते हैं, आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो स्पॉन्टेनियस क्रेडिटर्स हैं या चाहे आपके लॉन्ग टर्म जो है वो क्रेडिटर्स हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनती है, और फिर उनको आप जो है वो प्रायोरिटी वाइज जो है उनको फिर आप पे ऑफ करते हैं। तो वो जो पे ऑफ करेंगे वो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है उसके ऊपर आप उनको पे ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि लेस देन एक्चुअल वैल्यू जो है, ये जो फेयर वैल्यू है वो आप उनको, या उनके जो क्लेम्स हैं वो 100% आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो आप उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं होगी जो कि हम उनको पे ऑफ कर रहे हैं। The possibility of bankruptcy is not a linear function of the debt equity ratio, but rather increases at an increasing rate beyond some threshold. ये जो बैंक्रप्सी की पॉसिबिलिटी है किसी कंपनी के बैंकरप्ट होने की, वो लीनियर फंक्शन नहीं होता है डेट इक्विटी रेशियो का, जैसे कि एम एंड एम ने एज्यूम किया था, क्योंकि एक खास अमाउंट के बाद, यानी एक खास लिमिट के बाद जो है ये इंक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा, बल्कि ये इंक्रीज करेगा। अगर एक खास लिमिट के बाद अगर आप डेट इंक्रीज करते हैं तो फिर ये इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। As a result, the expected cost of bankruptcy also increases in this accelerating manner and would be expected to have a corresponding negative effect on the value of the firm. तो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी इंक्रीज करती है तो इसके साथ साथ जो है वो कॉस्ट ऑफ बैंक्रप्सी जो है वो भी इंक्रीज करेगी एक्सलेटिंग मैनर में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो वैल्यू फर्म के ऊपर नेगेटिव आएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी विद बैंक्रप्सी। इस ग्राफ में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी है उसका हम रिलेशनशिप देख रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज यानी डेट इक्विटी रेशियो के साथ। हम ये देख रहे हैं कि अगर डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर क्या पड़ता है। अगर कंपनी जो है वो अनलीवर्ड है, यानी उसने लोन नहीं लिया हुआ, वो लीवर्ड नहीं है, तो फिर जो इन्वेस्टर्स कंपनसेशन डिमांड करेंगे वो डिमांड करेंगे अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क है प्लस रिस्क फ्री रेट,
तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी जो है वो लीवर्ड फर्म है, उसने लीवरेज लिया हुआ है, और ये भी हम इज्यूम करें कि जो मार्केट्स हैं वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। अगर परफेक्ट कैपिटल मार्केट है तो बैंक्रप्सी कॉस्ट वहाँ पे निल है। तो यहाँ पे जो रिस्क प्रीमियम वो डिमांड करेंगे पार्शियल रिस्क प्रीमियम, यहाँ पे बिजनेसेस के अलावा जो जो रिस्क प्रीमियम डिमांड होगा वो पार्शियल रिस्क प्रीमियम डिमांड होगा। सेकेंडली हमें ये नज़र आ रहा है कि जो के ई है इट्स लीनियर फंक्शन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो के इंक्रीज होने से उसी प्रोपोर्शन के साथ के ई भी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो इंटायरली ऑफसेट कर रहा है बेनिफिट ऑफ चीपेस्ट डेट फंड्स का। और यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स होंगी वो मेंटेन रहेंगी करंट करंट प्राइसेस के ऊपर, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट परफेक्ट ना हो, लेस देन परफेक्ट हो, तो फिर हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे हमें रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब बैंक्रप्सी कॉस्ट भी उनको बेयर करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यूज अब रियलाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी होगा, अब वो इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसलिए यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन नहीं है डेट इक्विटी का, बल्कि ये कर्व सी बन रही है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद, इस यानी ये जो लेवल है डेट का या डेट इक्विटी रेशियो जो आपको नजर आ रही है, तो इस लेवल के बाद जो के ई है वो इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। अगर वो इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो इससे जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, और वो अब चेंज होगी, जिसकी वजह से नाउ वी कैन अचीव वन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। Agency costs associated with monitoring management ensure that it behaves in ways consistent with the firm's contractual agreements with creditors and shareholders. एजेंसी कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, और ये जेंसन मैकलिंग ने एक आर्टिकल लिखा है था 1976 में, थ्योरी ऑफ द फर्म। उसमें ये डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप उस आर्टिकल को स्टडी करें। बाकी एजेंसी कॉस्ट रिलेशनशिप जो है, आपको याद होना चाहिए कि ये एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, जिसमें शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, और जो आपकी मैनेजमेंट है वो एजेंट होती है। यानी एजेंट जो है वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, और लीगली ये दोनों सेपरेट होते हैं, यानी ऑनर्स सेपरेट होते हैं और मैनेजमेंट सेपरेट होती है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज हो सकता है। उस कन्फ्लिक्ट ऑफ अराइज को मैनेज करने के लिए एजेंसी कॉस्ट भी करनी पड़ती है, यानी हमें उनको मॉनिटर करना पड़ता है कि वो शेयर होल्डर्स के या जो उनके सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में काम करें, ना कि जो मैनेजमेंट है वो अपने इंटरेस्ट में काम करे। जो कॉस्ट भी करनी पड़ती है उसे एजेंसी कॉस्ट कहते हैं। मॉनिटरिंग इंक्लूड्स, जिसमें मॉनिटरिंग में क्या कुछ आता है, मॉनिटरिंग इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ऑफ एजेंट्स, ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टिंग मैनेजमेंट डिसीजंस और एक्शंस। एक होते हैं जैसे बॉन्ड में अगर आपने पढ़ा हो, उसमें कहते हैं प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स, यानी आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं एग्रीमेंट के अंदर, और मैनेजमेंट को आप बाउंड भी करते हैं, और जितने ज़्यादा आप डेट लेंगे उतनी ही मॉनिटरी कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और ये जो कॉस्ट है, जैसे मैकलिन कहता है कि ये कॉस्ट जो एजेंसी कॉस्ट है ये शेयर होल्डर्स को ही बॉर्न करनी पड़ती है। मॉनिटरी कॉस्ट लाइक बैंक्रप्सी कॉस्ट टेंड टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट विद फाइनेंशियल लीवरेज। डेट इक्विटी रेशियो के इंक्रीज होने से जो मॉनिटरिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, जैसे कि बैंक्रप्सी कॉस्ट इंक्रीज होती है एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो ये भी जो मॉनिटरिंग कॉस्ट है ये भी फाइनेंशियल लीवरेज का लीनियर फंक्शन नहीं है, बल्कि ये इंक्रीज करती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से आर्बिट्रेज का जो बेनिफिट है वो रिड्यूस हो जाता है, और हम कोई एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसे अचीव कर सकते हैं। डेट एंड इंसेंटिव टू मैनेज एफिशिएंटली। By taking on the cash flow obligation to service debt, it is claimed that management's feet are held close to the fire. The company with little debt and significant free cash flow, cash left over after investing in all worthwhile projects, may have a tendency to squander money. In the absence of other incentives, running scared to make debt payments may have a salutary effect on efficiency. पिछली साइड हमने पढ़ा था कि एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने देखा कि एक ये जो रिलेशनशिप है ये बताती है कि जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर काम करती है। तो अगर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करेगी और उसका कंट्रोल होगा उस कंपनी के ऊपर,
तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करने के बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दे। जैसा कि हमने कई एग्जांपल्स है इस दुनिया के अंदर कि जहाँ पे जो सीईओ थे उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम किया और उन्होंने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर कंपनी के अंदर डेट का लेवल इंक्रीज हो जाए तो यानी कंपनी जो है वो उसका जो डेट है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का लेवल ज़्यादा होगा, तो फिर जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को टाइमली पे ऑफ करे, क्योंकि अगर वो टाइमली पे ऑफ नहीं करेगी तो फिर ऐसी कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन होगी तो कंपनी जो है वो पैसे को ज़ाया नहीं करेगी बल्कि उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करे और इंश्योर करेगी कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को टाइमली पे ऑफ करे। इस तरीके से वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करेगी, ना कि अपने इंटरेस्ट में काम करेगी। लेकिन अगर वो डेट का लेवल कम है और लेफ्ट ओवर कैश ज़्यादा है तो फिर वो जो है कंपनी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर सकती है और वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकती है। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करने के बजाय तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो कंपनी है उसकी जो मैनेजमेंट है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो इसलिए ये समझा जाता है कि ज़रूरी है कि अगर डेट का लेवल इंक्रीज होगा तो कंपनी जो है वो एफिशिएंटली काम करेगी और वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। सेकेंडली, अगर वो जो है वो टाइमली पे ऑफ नहीं करती है तो उस कंपनी की बैंक्रप्सी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो कंपनी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनकी अपनी रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कभी भी नहीं चाहती कि मार्केट के अंदर उनकी रेपुटेशन जो है वो खराब हो। सिर्फ बैंक्रप्सी ही नहीं होती बल्कि मैनेजमेंट की अपनी रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है, इसलिए वो पैसे को ज़ाया नहीं करते बल्कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं। Another market imperfection is institutional restrictions. Restrictions on investment behavior may retard the arbitrage process. Many institutional investors, such as pension funds and life insurance companies, are not allowed to engage in the homemade leverage that was described earlier. हमने M&A अप्रोच में देखा था कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो पर्सनल लोन को रिप्लेस कर सकता है कॉर्पोरेट लोन के साथ, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे पेंशन फंड है या म्यूचुअल फंड है या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो होममेड लीवरेज को जो है अलाउ नहीं करते। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो फिर जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है जिससे हम वो बेनिफिट ले सकते थे हम वो बेनिफिट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो रिटार्ड होगा। Regulatory bodies often restrict stock and bond investments to a list of companies meeting certain quality standards such as exhibiting only a safe amount of financial leverage. If a company exceeds that amount, its securities may be removed from the approved list. इसी तरह रेगुलेटरी बॉडीज भी रिस्ट्रिक्ट करती हैं, अगर आप एक सेफ अमाउंट तक लीवरेज जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो फिर थ्रेट ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसको फिर अप्रूव लिस्ट में से उसको डी लिस्ट किया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आर्बिट्रेज प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम आर्बिट्रेज से वो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं कि जो बेनिफिट हमने कहा था कि हम डेट के थ्रू जो है वो डेट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी पर्सनल डेट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉर्पोरेट डेट के साथ। कॉर्पोरेट टैक्सेस, इससे पहले हमने एज्यूम ये किया था कि देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब हम इस अजम्पशन को रिलैक्स कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कंपनी की टोटल वैल्यूएशन के ऊपर। The judicious use of financial leverage provides a favorable impact on a company's total valuation. तो अगर वाइजली यूज करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस तो इसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा कंपनी की टोटल वैल्यूएशन के ऊपर। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। Consider two identical firms except company N D no debt 16% required return. Company D $5,000 of 12% debt. Corporate tax rate is 40% for each company. NOI for each firm is $2,000. वैल्यूएशन ऑफ कंपनी एनडी, यानी अब हम जो कंपनी जो कि जिसने डेट नहीं लिया हुआ उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे जो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स है वो 2000 होगी, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी क्योंकि इस कंपनी ने डेट नहीं लिया हुआ। जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 40%। इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स आफ्टर टैक्स इनकम डिटरमिन कर रहे हैं, जो कि हम
अवेलेबल होगी कॉमन शेयर होल्डर्स को। तो EACS को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 माइनस टैक्स रेट के साथ। 1 माइनस टैक्स रेट जो कि 40% था, ये 0.6 आ जाएगा। 0.6 को मल्टीप्लाई कर दें 2000 के साथ तो 1200 आ जाएगा। तो ये इसी तरह आप निकाल सकते हैं कि जैसे अगर 40% ऑफ 2000 निकालें तो 800 आता है, 2000 में से 800 लेस करें तो 1200 आता है। तो हम इसको सिंपली 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आफ्टर टैक्स इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स में अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स आ जाएगा। इस केस में क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स होगा वो $1200 ही होगा। अब हम वैल्यूएशन ऑफ कंपनी डी देखते हैं। अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स हो जाएगा यानी 2000 में से नेट ऑपरेटिंग इनकम में से हमने इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो $600 को लेस कर दिया तो हमारे पास जो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स आ गई $14। टैक्स रेट आ जाएगा हमारे पास 40% है। इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स आ जाएगा, इसको हम 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बिफोर टैक्स इनकम को तो हमारे पास आफ्टर टैक्स इनकम आ जाएगी जो कि $840। टोटल इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स वो हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे $840 प्लस 600 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $1440, जो कि पिछले केस में जो इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स थी वो $1200 थी, जबकि इस केस में जो इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स है वो $1440 है। यानी इसका डिफरेंस ले लें तो ये $240 जो है वो ज़्यादा है कंपनी डी में एज कम्पेयर टू कंपनी एन डी। तो ये $240 जो है एनुअल टैक्स शील्ड बेनिफिट बनता है डेट का, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स जो डेट है इसमें जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स शील्ड प्रोवाइड करता है। अगर मैं 40% को 600 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये $240 बनता है। तो $240 जो है वो आपका टैक्स शील्ड बेनिफिट है। So what is a tax shield benefit? It's a tax deductible expense. The expense protects or shields an equivalent dollar amount of revenue from being taxed by reducing taxable income. इसमें होता ये है कि जब हम डेट लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट की चार्जेस हैं उसको ऑपरेटिंग इनकम में से लेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो उस अमाउंट के साथ रिड्यूस हो जाती है और हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जो इक्विटी है उसके ऊपर जो डिविडेंड पे करते हैं वो हम ऑपरेटिंग इनकम में से लेस नहीं करते, इसलिए वहाँ पे टैक्स शील्ड बेनिफिट नहीं होता। हमने अभी कंपेयर किया था दोनों की, जब इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स निकाला तो जो फर्म जिसने डेट नहीं लिया हुआ था वहाँ पे $1200 जो थी वो इनकम थी, और जो जिस कंपनी ने डेट लिया था वहाँ पे जो था इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स वो $1440 थी। यानी दोनों में जो डिफरेंस था वो $240 था, और ये डिफरेंस जो था वो टैक्स शील्ड बेनिफिट की वजह से था। तो यहाँ पे अभी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड बेनिफिट निकाल रहे हैं डेट का, और उसका फार्मूला है R इंटू बी इंटू टैक्स रेट डिवाइड बाई आर। यानी R यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट है और B जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है और TC जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। R जो डिनोमिनेटर में है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट है। तो हमने ये ज्यूम किया था कि जो ऑफर रेट है और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दोनों सेम है, और इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो चेंज नहीं होती। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को हमने यहाँ पे आर से, क्योंकि दोनों सेम है तो आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो इससे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। सेकेंडली हमारी ये भी assumption है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है यानी जो हमने अमाउंट ली हुई है इसको हम फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। इसलिए ये फार्मूला जो है वो परपेचुटी का बन गया, और हमने सिंपली जो टैक्स रेट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया $5000 से, तो इसकी जो वैल्यू बनती है प्रेजेंट वैल्यू वो आ गई $2000। इसको हम एक और तरीके से भी डिटर्मिन कर सकते हैं, जैसे हमने दोनों का डिफरेंस लिया तो वो आ गया था $240। $240 जो है अगर ये कंटिन्यू रहता है डेट और इसको हम इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, तो हमें हर साल $240 जो है वो बेनिफिट रिसीव होगा अगर हम जो है डेट जो है इसको यूज़ करते हैं। तो इस $240 को, जो कि इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, अब ये परपेचुटी बन गई। इसकी अगर वैल्यू डिटर्मिन करनी हो तो सिंपली हम 240 को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ डेट के साथ जो कि 12% था, तो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड बेनिफिट ऑफ डेट आ जाएगा। अगर हम 240 को डिवाइड कर दें 0.12 के ऊपर तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा जो कि $2000 है। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो फर्म लीवर्ड होगी उसकी वैल्यू जो है वो अनलीवर्ड फर्म से ज़्यादा होगी, और उसके जो बेस होगी वो उसकी टैक्स शील्ड बेनिफिट होगा। जैसे अभी हमने देखा है कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो $2000 है,
अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म का फार्मूला बन जाएगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म इफ अनलीवर्ड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड बेनिफिट्स ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म हो जाएगा $1200 को आप डिवाइड कर दें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी के ऊपर जो कि 16% है, तो ये वैल्यू आती है $7500। और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जो दोनों का डिफरेंस था वो टैक्स शील्ड बेनिफिट का था, यानी एक ने डेट लिया था उसके ऊपर उसको टैक्स शील्ड मिला था, तो हमने उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू डबल की है वो $2000 है। $7500 में से मैं आप ऐड कर दें $2000 तो वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फॉर्म आ जाएगी जो कि $9500 है। assuming जीरो ग्रोथ एंड 100% डिविडेंड पे आउट, ये हमने शुरू में एज्यूम किया था कि अर्निंग जो है वो ग्रो नहीं करेंगी, वो जीरो ग्रोथ होगी और डिविडेंड जो है हम 100% पे आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फॉर्म है और जो वैल्यू ऑफ लिमिटेड फॉर्म है, तो वैल्यू ऑफ लिमिटेड फॉर्म ज्यादा होगी वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फॉर्म से। Summary of corporate tax effects. The greater the amount of debt, the greater the tax shield benefits and the greater the value of the fund. क्योंकि इस फार्मूले से तो ये पता चलता है कि अगर हम ज़्यादा डेट लेंगे तो हम ज़्यादा टैक्स शील्ड बेनिफिट लेंगे और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? द ग्रेटर द फाइनेंशियल लीवरेज द लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। The adjusted M&M proposition suggests an optimal strategy is to take on the maximum amount of financial leverage. This implies a capital structure of almost 100% debt, yet this is not consistent with the actual behavior. तो यहाँ पे तो ये नज़र आता है कि आप ज़्यादा अगर फाइनेंशियल लीवरेज लेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका लोअर होगा, और जो M&M की जो एडजस्टेड पोजीशन है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप डेट जो है वो यूज़ करें, बल्कि वो एम्प्लॉय ये कर रहा है कि आप 100% डेट यूज़ करें, लेकिन ये जो है वो एक्चुअल बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट नहीं, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता। उसकी कई वजूहत हैं, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ टैक्स शील्ड बेनिफिट्स. Uncertainty increases the possibility of bankruptcy and liquidation, which reduces the value of the tax shield. जो जब आप डेट का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर जो बैंक्रप्सी कॉस्ट है और जो लिक्विडेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी एट द इंक्रीजिंग रेट। जैसे हमने पहले देखा था, एक सर्टन लिमिट के बाद जो बैंक्रप्सी कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो जो हम बेनिफिट ले रहे थे टैक्स शील्ड का वो रिड्यूस होता जाएगा, जिस जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। So in the presence of bankruptcy cost, agency cost and taxes, the formula for the value of levered firm will be changed. Now it is equal to value of firm if unlevered plus present value of tax shield benefits of debt minus present value of bankruptcy and agency cost. अगर हम डेट को इंक्रीज करते हैं तो टैक्स शील्ड बेनिफिट तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बैंक्रप्सी कॉस्ट है और एजेंसी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी, जो कि इस वैल्यू ऑफ फर्म को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल सिग्नलिंग। A manager may use capital structure changes to convey information about the profitability and risk of the firm. Informational asymmetry is based on the idea that insiders managers know something about the firm that outsiders security holders do not. Changing the capital structure to include more debt conveys that the firm's stock price is undervalued. This is a valid signal because of the possibility of bankruptcy. हम ये समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, यानी कि जो मैनेजर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये समझा जाता है कि जो मैनेजर्स इनसाइडर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनके पास जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कंपनी कंडीशन को एज़ कम्पेयर टू दी आउटसाइडर्स। तो अगर वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आते हैं, यानी डेट का लेवल अगर फॉर एग्जांपल वो डेट इशू करते हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वो एक सिग्नल पास कर रहे हैं मार्केट को कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो अभी अंडर वैल्यूड हैं या अंडर प्राइस्ड है। अगर वो शेयर इशू करते हैं मार्केट में तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो ओवर वैल्यूड। तो मार्केट इनको सिग्नल्स को पॉजिटिव या नेगेटिव लेती है। अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो मार्केट जो है उसको नेगेटिव सिग्नल के तौर पे लेती है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आप मार्केट के अंदर सप्लाई को यानी शेयर्स को इंक्रीज कर रहे हैं उसकी सप्लाई को, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक प्राइसेस है मार्केट मार्केट के अंदर वो ओवर वैल्यूड, जिसकी वजह से आप उसको आपने सप्लाई को इंक्रीज किया है ताकि मार्केट में प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आए। तो इसका मतलब है कि प्राइसेस मार्केट के अंदर नीचे की तरफ आएंगी, उनकी प्राइसेस डिक्रीज होंगी। अगर आप डेट इशू करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ये समझती है कि स्टॉक प्राइसेस अभी भी अंडर वैल्यूड है, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस जो है फ्यूचर में इंक्रीज करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जिसको कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर लेते हैं। तो आप सिर्फ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने से
आप एक फाइनेंशियल सिग्नल पास कर सकते हैं मार्केट को, और मार्केट उसको सामने रख के डिसीजंस ले सकती है। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम इंटरेक्टिव सेशन में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और भी, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने इसको गौर से पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, और अपने क्वेश्चंस जो है वो बनाने हैं ताकि हम अच्छी डिस्कशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।